इतिहास कई बार अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत करता है। इतिहास में जो पहेलियां उभरती हैं वो हमेशा अनसुलझी रहती हैं और यही इतिहास की त्रासदी है। भारत में कई लोगों ने राज किया, कई शासक आए और कई लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें कई लोगों ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए बलिदान तक दिए। बलिदान की इन कहानियों में एक कहानी ऐसी भी है जिसे आज भी लोग जानना चाहते हैं। वो है नाना साहेब की। नाना साहेब के जीवन के बारे में उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद भी रहस्य बने हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं सितंबर 1859 में शिकार के दौरान एक बाघ द्वारा हमला किए जाने के बाद नेपाल में वो मारे गए थे, या क्या वो 2 साल बाद भी हिमालय राज्य में थे, जैसा कि 1860 के दशक में वेंकटेश्वर नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने अंग्रेजों को बताया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वे तटीय गुजरात के एक छोटे से शहर सीहोर के पास एक गुफा मंदिर में 46 साल तक योगेंद्र दयानंद महाराज के वेश में रहे थे। नाना साहेब वही हैं जिन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिन रात एक कर दिए थे। नाना साहेब के बारे में बताने वाले को 1 लाख तक का इनाम देने को कहा था, जो कि आज के समय में करोड़ों रुपए के बराबर है। उनका भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उनके खजाने का क्या हुआ जो आज अरबों में है। इसमें से अधिकांश प्रश्नों के बारे में इतिहासकार अभी भी अस्पष्ट हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जो हमसे राज रखी गई थी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। ये हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से मसालों के व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। इसके अलावा वे रेशम, कपास, नील, चाय और अफीम का भी व्यापार करते थे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के कालीकट आगमन से यूरोप से पूर्वी एशिया तक का समुद्री मार्ग खुल गया था। ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ व्यापार करने के लिए की थी। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने अपना साम्राज्य पूरे एशियाई देशों में फैलाना शुरू कर दिया और 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान नाना साहब का जन्म 19 मई 1824 को नाना गोविंद घोड़ू पंत के रूप में नारायण भट्ट और गंगाबाई के घर हुआ था। नारायण भट्ट बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक अधिकारी के रूप में काम करते थे और गंगाबाई पेशवा की भाभी थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय निस्संतान थे, इसीलिए उन्होंने 1827 में नाना साहब और उनके छोटे भाई को गोद ले लिया था। उसी समय धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे वो मुगल, राजपूत और मराठा राजाओं को चुनौती देने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर, उनकी जगह जहां वो रहते थे, वहां से उन्हें निकाल दिया, लेकिन उन्हें एक बड़ी इमारत बनाए रखने की अनुमति दी।
जिसका कुछ हिस्सा ब्रिटिश पेंशन से चलता था। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई नीति के तहत अंग्रेजों ने नाना साहब को पेंशन जारी रखने और उनका उत्तरदायी बनाने से मना कर दिया, क्योंकि नाना साहब उनकी गोद लिए हुए पुत्र थे। अंग्रेजों की इस कार्रवाई ने नाना साहब को उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बना दिया, क्योंकि नीति के तहत जिस राज्य की कोई संतान नहीं होगी उसकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश अपने अंडर ले लेगी। तात्या टोपे, मणिकर्णिका तांबे यानी कि रानी लक्ष्मीबाई और अजीमुल्लाह खान नाना साहब के बचपन के साथी थे, जो आगे चल के नाना साहब जैसे बड़े क्रांतिकारी बने। नाना साहब ब्रिटिशर्स से अपना बदला लेने के लिए एक मौका तलाश रहे थे, जो उन्हें 1857 के विद्रोह में एक मौका मिला। भारत में यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था। अगर आप 1857 के विद्रोह के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस वीडियो में आप इसके बारे में जान सकते हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसमें नाना साहब और उनके दोस्तों की अहम भूमिका थी। धीरे धीरे लड़ाई कानपुर तक पहुंच गई। उन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया और जगह जगह से लोग उनके साथ जुड़ने लगे। अंग्रेजों को हराकर नाना साहब ने कानपुर जीत लिया। हालांकि ब्रिटिशर्स उस समय काफी पावरफुल थे। कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स ने कानपुर पर फिर हमला किया और अब की बार कानपुर को नाना साहब नहीं बचा पाए, लेकिन नाना साहब वहां से बचने में कामयाब रहे और वहां से नाना साहब हमेशा के लिए गायब हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उसके कुछ समय बाद अलग अलग तरह की अफवाहें आने लगी। पहली 24 सितंबर नाना साहब को मलेरिया बुखार होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना ब्रिटिश सरकार को मिली, लेकिन यह खबर बहुत विवादित थी। दूसरा 10 फरवरी 1858 को ब्रिटिश सरकार को नाना साहब के बुंदेलखंड में प्रवेश करने की सूचना मिली, लेकिन वो ब्रिटिश घुड़सवार सेना के आने से ठीक पहले वहां से भाग निकले। बाद में ब्रिटिशर्स को यह मालूम हो गया कि नाना साहब जिंदा हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब ने जून 1858 में ग्वालियर में नाना साहब को अपना पेशवा घोषित किया था। फिर 1859 में नाना साहब के नेपाल भाग जाने की खबर मिली। पर्सिवल लैंडन ने दर्ज किया कि नाना साहब ने अपना शेष जीवन पश्चिमी नेपाल में रिडिथांग के पास थापा तिले में नेपाल के प्रधानमंत्री सर जंग बहादुर राणा के संरक्षण में गुजारा। कुछ सरकारी अभिलेखों में दावा किया गया है कि 24 सितंबर 1859 को शिकार के दौरान बाघ द्वारा हमला किए जाने के बाद नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों द्वारा पूछताछ किए जाने पर वेंकटेश्वर नामक एक ब्राह्मण ने खुलासा किया कि वो 1861 में नेपाल में नाना साहब से मिला था। आगे चलकर ऐसी ही अफवाहें और रिपोर्ट आती रही। 1970 के दशक में प्राप्त 2 पत्रों और एक डायरी से पता चलता है कि नाना साहब 1903 में अपनी मृत्यु तक तटीय गुजरात के सिहोर में एक तपस्वी योगेंद्र दयानंद महाराज के रूप में रहते थे। आखिर क्यों ब्रिटिशर्स नाना साहब को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे? आखिर क्यों उन्होंने इतने साल उन्हें ढूंढने में निकाल दिए? आखिर ऐसी क्या वजह थी?
ब्रिटिश ऑफिसर्स के सीक्रेट रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि असल में ब्रिटिश सरकार नाना साहब को पकड़ने और उनके खजाने तक पहुंचना चाहती थी। नाना साहेब के महल पर हमला करने वाली ब्रिटिश सरकार ने कनॉट रेंजर्स की 3 कंपनियां, रॉयल इंजीनियर्स की 1 कंपनी और तोपखाने की आधी बैटरी शामिल थी। एक भारतीय जासूस की मदद से ब्रिटिश सैनिकों ने खजाने के छिपे हुए स्थान का पता लगाने में कामयाबी हासिल की, जो महल के भीतर 7 गहरे कुओं में से एक के अंदर छिपा हुआ था, जिसमें 34 किलो गोल्ड, 114 किलो सिल्वर और 30 लाख रुपए मौजूद थे। आज इसकी कीमत कितनी होगी, आप अंदाजा लगाइए। कहा जाता है कि ये तो आधा ही खजाना था। नाना साहेब के पास आधा या उससे भी ज्यादा और था, जो वो अपने साथ ले गए थे। ये खोज 30 साल तक चली और फिर बंद हो गई। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब 1957 में विद्रोह के ठीक 100 वर्ष बाद नेपाल सरकार ने काठमांडू से कुछ दूर घने जंगलों वाले नागार्जुन पहाड़ी क्षेत्र में खजाने की खोज शुरू की। 27 मार्च 1957 की एक समाचार रिपोर्ट में कहा है कि नेपाल सरकार ने इस क्षेत्र में मिट्टी खोदने के लिए 5 खुदाई कराने वालों को लगाया है, ताकि सोने, चांदी और बहुमूल्य आभूषणों के विशाल भंडार को निकाला जा सके, जिनके बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि इन्हें नाना साहेब की विधवा और नाना साहेब के अनुयायियों ने इस क्षेत्र में दफनाया था, जब उन्होंने 1857 में यहां शरण ली थी। इस खुदाई में कुछ मिला या नहीं, इसका पता कभी नहीं चल सका। नाना साहेब एक ऐसे विवादास्पद व्यक्ति हैं जिनके जीवन की सदियों से और विभिन्न क्षेत्रों में कई तरीके से व्याख्या की गई है। कई भारतीयों के लिए उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी और साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। और आज भी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नाना साहब के साथ क्या हुआ, उनके खजाने के साथ क्या हुआ। ये आज भी 1857 के युद्ध के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बना हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।